Hello students, welcome to virtual class by Municipal Corporation of Greater Mumbai. Today we are going to learn English. Hello students, welcome to an MCGM presentation by virtual class and welcome to virtual class. Myself Sagar Vasant Mahale and I am going to teach you standard 9th English, and today we are going to see a new unit, that is third unit, and we are going to see the first poem from the third unit. Let's see what this poem is about, who has written it, and let's understand the explanation of the poem, the appreciation of the poem, and also warming up before we start the poem. Warming up means what our textbook includes our chit chat. So we are going to chit chat before we start the poem. Let's see what the poem is. Standard 9th English, Hindi medium, My English course book, 3.1, Coromandel Fissures. Now, we are going to see this poem. What do you mean by Coromandel Fissures and what this poem is about? But before that, if you haven't subscribed our channel, whose name is BMC Edu Hindi Standard 9, so please subscribe our channel so that you can get daily video updates of Standard 9. And also, if you like the video, hit like and also share. Thank you. Now let's see the poem, but before that, we'll have some warming up and chit chat. What time do you get up in the morning? किस समय आप सुबह जागते हो? फिलहाल तो लॉकडाउन चल रहा है सर। अगर सुबह 8 साढ़े 8 का लेक्चर हो तो 7 बजे तक उठ जाते हैं, और जब ऑनलाइन लेक्चर्स नहीं थे तब तो हम हमारे ही राजा थे। 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे मन मर्जी चाहे उठते थे और रात को मन मर्जी चाहे सोते थे। आपकी भी गलती नहीं बच्चों, दिन भर घर में बैठना लॉकडाउन में बोरिंग सा था, हमारे लिए भी, आपके लिए भी, यहाँ तक कि पूरे वर्ल्ड के लिए वो बोरिंग था, और इसीलिए सोने जागने का सबका टाइम बिगड़ गया था। फिलहाल ये सवाल दूसरा, व्हाट टाइम डू यू गो टू बेड? आप रात में किस समय बिस्तर में सोने जाते हो? ये भी टाइम, अगर लॉकडाउन नहीं होता, कोविड-19 की बीमारी नहीं होती, तो हमारे टाइम फिक्स्ड होते थे। जैसे कि अगर आपका स्कूल मॉर्निंग सेशन का है तो आप 10 से मैक्सिमम 11 बजे तक सो जाकर सुबह 6 साढ़े 6 तक उठकर 7:30 बजे तक स्कूल में आ जाते थे, और जल्दी उठने का टाइम भी हो गया और रात को सोने का टाइम भी हो गया। देखते हैं अगला सवाल, वेयर डू यू स्पेंड योर हॉलीडेज? आप अपनी छुट्टियां कहाँ पर स्पेंड करते हैं? मोस्टली बच्चे लोग, हमारे मम्मी पापा हमको मोस्टली गांव ही लेकर जाते हैं, हमारे दादा दादी या नाना नानी या मामा मामी के पास, जहाँ पर हम हमारी छुट्टियां एंजॉय करते हैं, स्पेंड करते हैं। और ज्यादातर ऐसे होता है कि हम मोस्टली गांव जाते ही नहीं, क्योंकि बहुत से बच्चों के गांव बहुत दूर होते हैं, वो साल 2 साल में ही एक बार गांव जाते हैं। और जिनके गांव नजदीक होते हैं वो दिवाली या मई मंथ वेकेशन, समर वेकेशन में चले जाते हैं। दूसरा सवाल, व्हाट एडवेंचर्स डू यू लाइक? एडवेंचर का मतलब क्या होता है? कुछ तूफानी, कुछ बोलते हैं ना, ऐसे फिजिकल गेम्स होते हैं, या माउंटेन पे ट्रैकिंग करना हो, स्विमिंग करना हो, कुएं में छलांग लगानी हो। जैसे जिनको तैरना आता है वो लोग गांव में जाते हैं ना, कुएं में तैरते हैं, या तालाब होता है, छोटी सी नदी होती है, वहां तैरते हैं। पहाड़ों पर चढ़ने का मजा आता है, ट्रैकिंग करना, फिर खेतों में कुछ खेती के छोटे मोटे काम करना। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडवेंचर्स होते हैं। तो आपको कौन सा एडवेंचर अच्छा लगता है, वो आप बता सकते हैं। जैसे कि बोटिंग है, ट्रैकिंग है, स्कूबा डाइविंग है, माउंटेनियरिंग है, या फिर कुछ और समथिंग एल्स। माउंटेनियरिंग मतलब वही जब जहां पर हम टॉप के पीक पर जाकर एक रिकॉर्ड कायम करते कि मैं वहां तक गया हूँ ट्रैकिंग करते हुए। बोटिंग तो आपको सबको पता है। स्कूबा डाइविंग यानी समंदर या नदी के अंदर एकदम भीतर ओशन फ्लोर पे जाना, ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह लगा के, उसे स्कूबा डाइविंग कहते हैं। तो ऐसे बहुत से खेल होते हैं, बहुत से एडवेंचरस प्रोग्राम्स होते हैं जिसमें आपको इंटरेस्ट होगा। यदि आपने किया नहीं होगा लेकिन इंटरेस्ट तो होगा कि मुझे कौन सा एडवेंचर करना है भविष्य में।
आफ्टर यू फिनिश योर एजुकेशन वुड यू लाइक टू वर्क क्लोज टू नेचर? अब ये काफी इंटरेस्टिंग सवाल है बच्चों। अब देखिए, हम टीचर लोगों ने हमारा एजुकेशन पूरा करके टीचर बनने का सपना देखा, हम टीचर बने, आपको आज पढ़ा भी रहे हैं। तो ये हमारा जो है एक अच्छा प्रोफेशन है, मैं तो कहूंगा, क्योंकि हम बच्चों के साथ रहते हैं, हम स्कूल के साथ रहते हैं, हम डिसिप्लिन के साथ रहते हैं। और आप सब लोग तो टीचर नहीं बनेंगे, शायद कोई कोई बन जाए, लेकिन क्या आपको ऐसा जॉब पसंद आएगा जिसकी नजदीकियां हमारे परिसर, हमारे वातावरण के साथ हो, यानी नेचर के साथ हो, एनवायरनमेंट के साथ? क्या आपको ऐसी नौकरी पसंद आएगी? उदाहरण के तौर पे ऐसी नौकरी कौन सी है? फॉरेस्ट ऑफिसर की ड्यूटी है, या फिर फॉरेस्ट पुलिस जो होते हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले, जो कि जंगलों की रक्षा करते हैं, जंगलों में रहने वाले प्राणी पक्षी इन सब की रक्षा करते हैं, जंगलों में मिलने वाले कुछ ऐसे रेयर पेड़ पौधे होते हैं उनकी रक्षा करते हैं। तो ये जंगलों की एक ड्यूटी हो गई। या फिर समंदर किनारे बीच पे कोई अगर आपको नौकरी लग जाए जो नेचर के एकदम करीब हो, या खेती बाड़ी, जो भी नेचर का एक हिस्सा ही है, वो ऐसे अगर कोई जॉब करने, वर्क या जॉब करने मिले, तो आप क्या नेचर के क्लोज रह के जॉब करना आप पसंद करोगे? ये ऐसा सवाल पूछा गया है। या फिर दूसरा सवाल है, अगर नेचर के साथ नहीं करना है तो एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद आप क्या करना चाहोगे? ये तो एकदम कॉमन सवाल है, जो आपके रिश्तेदार भी पूछते होंगे, आपके माँ बाप भी पूछते होंगे, आपके दोस्त पूछते होंगे, आपके टीचर्स पूछते होंगे कि भाई बड़े होके क्या बनना है। तो बहुत से लोगों का, बहुत से बच्चों का गोल फिक्स होता है कि नहीं, मुझे टीचर ही बनना है, मुझे डॉक्टर ही बनना है, मुझे इंजीनियर ही बनना है, या फिर मुझे कॉमर्स करना है, मुझे बैंक में नौकरी करनी है, मुझे पुलिस में भर्ती होना है, मुझे आर्मी में भर्ती होना है, मुझे नेवी में भर्ती होना है। ऐसे बहुत से बच्चों के गोल 10वीं 9वीं 10वीं से ही फिक्स हो जाते हैं। तो आप भी अब 9th स्टैंडर्ड में हो, तो आप में से किस किस ने ये तय कर लिया है कि आपको भविष्य में क्या करना है? क्या कोई बता सकता है? ओके, नो प्रॉब्लम। अगर आप बताना चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर मुझे बता सकते हो। बढ़ते हैं आगे। व्हाट अ ब्यूटीफुल पिक्चर! कितना खूबसूरत नजारा है। समंदर का किनारा है, किनारों पर जंगल है, बीच है, एक साइड में आपको पहाड़ नजर आ रहा है, नीला नीला आकाश है, क्लाउड्स है बहुत सारे। ब्यूटीफुल। अब कोरोमैंडल फिशर्स, इस पोयम की हम शुरुआत करें। सबसे पहले तो बच्चों हम पोयम एक बार पढ़ लेंगे, आप भी मेरे साथ पढ़िए, ताकि हम पढ़ने के बाद उसके एक्सप्लेनेशन पर ध्यान दे सकें। राइज ब्रदर्स, राइज, द wakening skies pray to the morning light. The wind lies asleep in the arms of the dawn, like a child that has cried all night. Come, let us gather our nets from the shore and set our catamarans free to capture the leaping wealth of the tide, for we are the kings of the sea. This was our first stanza. Let's read it again. Rise, brothers, rise. The wakening skies pray to the morning light. The wind lies asleep in the arms of the dawn, like a child that has cried all night. Come, let us gather our nets from the shore and set our catamarans free to capture the leaping wealth of the tide, for we are the kings of the sea. Let's see the next stanza. No longer delay, let us hasten away in the track of the seagull's call. The sea is our mother, the cloud is our brother, the waves are our comrades all. What though we toss at the fall of the sun, where the hand of the sea god drives? He who holds the storm by the hair will hide in his breast our lives. Let's read it once again. No longer delay.
let us hasten away in the track of the seagull's call. The sea is our mother, the cloud is our brother, the waves are our comrades all. What though we toss at the fall of the sun, where the hand of the sea god dries? He who holds the storm by the hair will hide in his breast our lives. Let's see our next stanza. Sweet is the shade of the coconut glade, and the scent of the mango grove, and sweet are the sands at the full of the moon, with the sound of the voices we love. But sweeter, O brothers, the kiss of the spray, and the dance of the wild foam's glee. Row, brothers, row to the edge of the verge, where the low sky mates with the sea. Let's read it again. Sweet is the shade of the coconut glade, and the scent of the mango grove, and sweet are the sands at the full of the moon, with the sound of the voices we love. But sweeter, O brothers, the kiss of the spray, and the dance of the wild foam's glee. Row, brothers, row to the edge of the verge, where the low sky mates with the sea. Written by the great poet and singer, the nightingale of our country, Sarojini Naidu. Students, you might have known this name, Sarojini Naidu, जिनको एक पदवी दी गई थी, एक नाम दिया गया था, जो नाम है द नाइट एंगल ऑफ आवर कंट्री, Sarojini Naidu. So now let's see the explanation of the poem. Now we are going to see the explanation of the poem stanza wise stanza and line wise line. पंक्ति के बाद एक एक पंक्ति का हम अर्थ समझने की कोशिश करेंगे. आइए बच्चों देखते हैं. So students, in stanza 1, as we read earlier, rise brothers rise, the wakening skies pray to the morning light. The wind lies asleep in the arms of the dawn like a child that has cried all night. Come, let us gather our nets from the shore and set our catamarans free to capture the leaping wealth of the tide, for we are the kings of the sea. So in this first stanza, the poet asks the fisherman यानी मछुआरे, to rise as the day is about to appear. Rise यानी उठो, चलो जल्दी, अब दिन सूरज आने वाला है, अब हमें काम पे लगना है. Sarojini Naidu uses some symbols to tell this. First, she says that the wakening skies pray to the morning light. ये जो line है, the wakening skies pray to the morning light, इसका मतलब ये है, which means that the sky which was sleeping in the night has woken up and is welcoming the light. Here the poet uses personification figure of speech by using wakening, जो कि एक human activity है. तो वो स्काई के बारे में कह रही है कि रात भर आकाश सोया हुआ था, अब आकाश भी जाग गया है, अब आपको भी जागना है. फॉर द स्काई, स्काई कैसा है? नॉन लिविंग थिंग है, बराबर. एक नॉन लिविंग थिंग अगर एक लिविंग थिंग की एक्टिविटी कर रहा है, उसके साथ उसकी तुलना की जा रही है, तो यहाँ पे क्या नजर आता है आपको? पर्सोनिफिकेशन नाम का फिगर ऑफ स्पीच नजर आता है. उसके बाद सरोजिनी जी कहती हैं, द विंड लाइज अस्लीप इन द आर्म्स ऑफ द डॉन like a child that has cried all night. मतलब that the sea wind जो है that leads to storm is now calm, अब वो शांत है. The tides rise in the night because of moon's gravitational pull. If you know students, कि जो लहरें आती है वो क्यों होती है? रात के समय में जब चंद्रमा से जो गुरुत्वाकर्षण की प्रॉपर्टीज होती है चांद की, ग्रेविटेशनल प्रॉपर्टीज, उसके वजह से वो पानी ऊपर नीचे लहरें तैयार होती है, राइट. तो वो अब कहती है कि रात भर लहरों का खेल खत्म हो चुका है, अब समंदर का जो नदी का जो पानी है वो भी शांत हो चुका है, काम हो चुका है. और वो काम क्यों हो चुका है? बिकॉज द मॉर्निंग इज अबाउट टू कम, मतलब सुबह हो चुकी है.
चंद्रमा चली गई है। Thus the wind is just like the child which kept crying throughout the night and now he is also quiet. अब यहाँ पर विंड यानी हवा को भी एक छोटे बच्चे के साथ उसकी तुलना की गई है कि रात भर रोता हुआ जो बच्चा होता है, देखो बच्चे हमेशा रात में रोते हैं ज्यादातर, उसी तरह से विंड रात भर चलती है, रात भर चलती है। तो विंड के रात भर चलने को, हवा की रात भर की जो रफ्तार होती है, उसको एक छोटे बच्चे के रोने के साथ कंपेयर किया गया है। और वो ये कहता है कि अब वो भी, हवा भी शांत हो चुकी है। यहाँ पर पोएट सिमिली नाम का फिगर ऑफ स्पीच यूज करते हैं, जहां पर वो हवा को एक बच्चे के साथ कंपेयर कर रहे हैं। टू सिंबॉलिक एग्जाम्पल्स है, और वो दोनों एग्जाम्पल से वो यही कहना चाहते हैं सरोजिनी जी कि सुबह हो चुकी है, मॉर्निंग इज नियर। अब तीसरी लाइन में देखो पोएट कह रहे हैं, द पोएट आस्क्ड द फिशरमैन टू गैदर नेट्स, नेट यानी जाली, फ्रॉम द शोर एंड सेट कैटामरन्स। कैटामरन्स क्या है? एक प्रकार की नाव होती है छोटी सी, जो मछुआरे लोग स्पेशली यूज करते हैं मच्छियां पकड़ने के लिए। A kind of boat used by fishermen, free in order to capture the leaping wealth of the tide, for we are the kings of the sea. अब किंग्स ऑफ द सी, यहाँ पर पोएट का मतलब क्या है, सरोजिनी जी का मतलब क्या है? द फिशरमैन शुड कलेक्ट देयर नेट्स फ्रॉम द सी शोर्स एंड टेक देयर बोट्स बिकॉज द टाइड इज फुल ऑफ वेल्थ। वेल्थ यहाँ पर क्या है? वेल्थ यानी, वेल्थ यानी मछलियां, जो पंछी होते, सीगल्स होते, इनसे पकड़ने को, मछुआरों का काम वही होता है ना, मछलियां पकड़ना। तो अभी जब सब शांत है तो यहाँ पर मछलियां ज्यादा मिलेंगी और आपको अच्छी से अच्छी वेल्थ मिलेगी। और फिशरमैन ही तो है किंग्स ऑफ द सी, फिशरमैन को ही यहाँ पर समंदर का राजा नाम की उपमा दी गई है। दे जस्ट नीड टू गो टू द सी टू कैप्चर द वेल्थ दैट इज देयर्स, हेंस दे शुड हरी। और इसीलिए सरोजिनी जी आखिरी की दो पंक्तियों में कहती है कि ये जो वेल्थ है, समंदर की जो संपत्ति है, मछलियां, सीगल्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी मछुआरे पकड़ते हैं, ये आपकी वेल्थ है और आप ही तो राजा हो समंदर के। तो आप जल्दी जल्दी करो और अपने कैटामरन्स निकालो, नेट्स निकालो, तैयार हो जाओ, सुबह हो चुकी है, हमें मछलियां पकड़ने जाना है। तो ये था हमारा फर्स्ट स्टैंजा। अब देखते हैं सेकंड स्टैंजा। No longer delay, let us hasten away in the track of the seagull's call. The sea is our mother, the cloud is our brother, the waves are our comrades all. What though we toss at the fall of the sun, where the hand of the sea god drives, he who holds the storm by the hair will hide in his breast our lives. In this second stanza, Sarojini Naidu ji asks us the fishermen to do everything fast. तुरंत तुरंत फास्ट फास्ट करने को कह रही है। पहले देखो ना, तीन शब्द क्या है? नो लॉन्गर डिले, अब और देर नहीं करनी है, फास्ट फास्ट करना है। The seagull's call is a symbol used to depict that morning is near. जैसे कि देखो गांव साइड में मुर्गे की बांग को सूरज के उगने का एक प्रतीक माना जाता है, एक सिंबल माना जाता है कि हाँ भाई मुर्गे ने बांग दे दी, अब सुबह हो गई, चलो उठिए। तो उसी तरह से मछुआरों का जो इलाका होता है समंदर के नजदीक वाला, वहां पर सीगल्स का आना, उनका चहचहाना, ये संकेत होता है, ये एक सिंबल होता है कि अब सुबह हो चुकी है, अब हमें काम पर निकलना चाहिए। The poet also calls sea as their mother, cloud as their brother, and sea waves as their comrades. Comrades का मतलब क्या होता है? कंपेनियन, साथी, सुख दुख के साथी, उसे कॉमरेड भी कहा जाता है। तो यहाँ पर पोएट समंदर को हमारी माँ कह रही है, बादलों को हमारे भाई कह रही है, और जो लहरें हैं, वेव्स, उन्हें हमारे साथी कह रहे हैं। और वो ऐसे क्यों कह रहे हैं? बिकॉज यहाँ पर वो कंपेयर कर रहे हैं कि वो हमारी मदद कर रहे हैं। जैसे कि माँ अपने बच्चों को खाना देती है, उसी तरह से समंदर मछुआरों की माँ है और वो उन्हें मछलियां वगैरह ऐसी चीजें देती ताकि वो अपना घर चला सके, अपने परिवार को पाल सके। क्लाउड्स उनके ब्रदर है, जो कि धूप से उनको बचाते हैं, धूप छांव होती है, वातावरण ठंडा होता है। वेव्स, उन लहरों की वजह से उनकी नाव अच्छे से चल पाती है, तेज गति पकड़ पाती है, इसलिए वो लहरें उनके साथी है। और ये जो दो पंक्तियां हैं, द सी इज आवर मदर, द क्लाउड इज आवर ब्रदर, द वेव्स आर आवर कॉमरेड्स ऑल, इसमें पर्सोनिफिकेशन नाम का फिगर ऑफ स्पीच आपको नजर आता है।
Sea is considered the mother because it feeds them and helps them to sustain their life. जैसे कि मैंने आपको कहा कि उनको उनकी लाइफ को सेट करने वाली जो सी है, इसीलिए उसको माँ का दर्जा दिया गया है. Similarly, clouds are their brothers because they guide the fishermen, while the waves are companions because they keep moving with them. The poet thus wants to say that they all are family and help each other. तो ये सब फिशरमैन की फैमिली है और वो एक दूसरे को मदद करते हैं और इसीलिए पोएट सरोजिनी जी नायडू ये कह रही है कि तुरंत चलो और देर नहीं करनी है, हमें आगे बढ़ते रहना है. She urges other not fear because even if they could not return back by the sunset, the sea god, which according to her holds the sea storm by the hair, will save them and hide in his breast our lives. अब वो आखिरी के 4 पंक्तियों में कवियत्री यानी सरोजिनी जी नायडू ये कहना चाह रही हैं कि आपको फ़िक्र नहीं करनी है अगर आप सुबह निकलते हैं और अंधेरा पड़ने से पहले अगर आप घर नहीं पहुँचते हो, तो कोई बात नहीं, रात के समय हमारी रक्षा समंदर का जो भगवान होता है, सी गॉड, वो हमारे करेगा। वो कैसे करेगा? यहाँ पर एक हाइपरबली जैसे बताया गया है, हाइपरबली यानी अतिशयोक्ति, मतलब जिसको थोड़ा-सा बढ़ा चढ़ाकर कहा जाता है कि कवि का ये मानना कवियत्री का ये मानना है कि जो सी गॉड होता है, वो समंदर में आने वाले तूफानों को अपने बालों से, अपने हेयर से थमा के रखेगा और हमें चैन से ट्रैवल करके घर पे लौटने को परमिशन या अलाउ करेगा। अगर हमारी ज़िंदगी धोखे में भी आ जाती है, तो वो सी गॉड अपने छाती से, अपने सीने से लगाकर हमारी जान बचा लेगा। तो इस तरह से ये सेकंड स्टैंजा है। फिर से एक बार पढ़े. No longer delay, let us hasten away in the track of the seagull's call. The sea is our mother, the cloud is our brother, the waves are our comrades all. What though we toss at the fall of the sun, where the hand of the sea god drives, he who holds the storm by the hair will hide in his breast our lives. Now let's see the explanation of the third stanza and the final stanza. Sweet is the shade of the coconut glade and the scent of the mango grove, and sweet are the sands at the full of the moon with the sound of the voices we love. But sweeter, O brothers, the kiss of the spray and the dance of the wild foam's glee. Row, brothers, row to the edge of the verge where the low sky meets with the sea. Miss Sarojini Naidu. So in the final stanza, students, the poet says that the shade of the coconut glade, the scent of the mango grove, and the sands of the moon with the sound of the voices they love are sweet and enjoyable. But these joys are temporary. तो कोकोनट ग्लेड, ये जो नारियल के पेड़ की छांव होती है, मैंगो ग्रूव का जो सेंट होता है और ये जो सैंड फुल ऑफ मून से भरा होता है, जो वॉइसेस होता है जिसे हम प्यार करते हैं, लेकिन ये सब टेम्पररी है. रादर दे शुड गो फॉर द किस ऑफ द स्प्रे. किस ऑफ द स्प्रे का मतलब क्या है? द वाटर ड्रॉप्स फॉलिंग ऑन द फेस वाइल इन द सी. एंड द डांस ऑफ द फोम्स गिली का मतलब क्या है? The foam which forms by the up-down movement of the tides, which according to the poet are sweeter and work struggling. तो ये किनारे पे बैठ के जो मजा है वो टेम्पररी है. असली मजा तो तब है जब आप समंदर में काम करने के लिए जाते हो अपने अपने बोट में बैठकर. तो वो जो पानी उड़ता है आपके चेहरों पर, वो सबसे ज्यादा प्यारा है, वो सबसे ज्यादा स्वीटर है. और उससे भी ज्यादा स्वीट है जब लहरों से वो जो सफेद सफेद झाग सा निकलता है ना, समंदर के किनारे या शिप के बाजू में, जब शिप जो पानी को काट के आगे जा रहा होता है तो उसके इर्द गिर्द झाग जैसा निर्माण होता है, उस झाग को फोम कहते हैं. तो वो फोम और वो जो चेहरे पे उड़ने वाला पानी है जो पसीने के साथ हमारे मिक्स हो जाता है, वो असली खुशी देने वाला मौका है, ना कि किनारे पे बैठकर कोकोनट के पेड़ के नीचे या मैंगो ग्रोव का सेंट लेते हुए या सैंड में ऐसे खेलते हुए. वो तो मजा, मतलब बोलते हैं ना, वहां पर आलस नजर आता है. असली मजा तो काम में है, आलस में नहीं, बैठने में नहीं. और इसीलिए लास्ट लाइन में पोएट कहती है, एक्चुअली पोएट पूछती है, शी आस्क्स द फिशरमैन टू डिपार्ट फॉर द पॉइंट इन द सी
where the sun meets the sky. तो डिपार्ट मतलब क्या, निकलना। कहाँ से निकलना है? होराइजन। होराइजन का मतलब क्या होता है बच्चों? जब आप देखो समंदर किनारे खड़े होते हो या किसी मैदान में, किसी जंगल के आसपास या गांव में कहीं पे खड़े होते हो और आपकी नजरें दूर दूर तक जब जाती हैं तो आपको एक ऐसी लाइन नजर आती है कि जो समंदर का पानी है और वो सामने जो आकाश है, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। असलियत में जुड़े हुए नहीं होते हैं, लेकिन ऐसे देखने से, दूर से देखने से लगता है कि वो आकाश और जमीन दोनों का मिलन हो गया है, और उसी पॉइंट को होराइजन कहा जाता है। सिंबॉलिकली इट refers to the infinity or a place without end. In this perspective, the poet asks the fisherman to dive into the infinite sea. तो स्टूडेंट्स, ये लास्ट लाइन में हमें यही समझ में आता है कि रो ब्रदर्स रो, जल्दी जल्दी। रो यहाँ पे क्या मतलब है? जो बड़ा सा स्टिक होता है ना नाव के साथ में, वो पीछे पीछे ढकेल के नाव आगे आगे बढ़ती है, तो उसे रो कहते हैं। उसे, उस एक्टिविटी को रो करना कहते हैं। तो यहाँ पे पोएट कहती है कि जल्दी जल्दी रो करो, जल्दी जल्दी रो करो, हमें किनारे तक पहुंचना है। वहां तक पहुंचना है जहां पर हमारा जो स्काई है, मेट्स, मेट्स यानी उसका समंदर के साथ मिलन होता है, वहां पे हमें पहुंचना है। तो सरोजिनी नायडू जी एक प्रकार से सारे फिशरमैन भाइयों को यही सलाह देना चाहती है इस कविता से कि किनारे पे बैठकर आपका पेट नहीं भरने वाला है। जैसी सुबह होती है, हम सबको काम पे लग जाना चाहिए। सिर्फ फिशरमैन ही नहीं, यहाँ पे तो एग्जाम्पल फिशरमैन का दिया गया है, लेकिन हम बच्चे, हम टीचर्स, हम जो माँ बाप है, सारे लोग जो है हमारे शहर के, देश के, पूरे वर्ल्ड के, सुबह होते ही हम अपने अगर काम पे लग जाते हैं तो हमारा दिन बहुत ही अच्छा जाता है। लेकिन अगर हम बस बैठे रहते हैं, यहाँ वहाँ टाइम पास करते रहते हैं, तो हमारे दिमाग में अनगिनत बुरे ख्याल आते रहते हैं, और उन ख्यालों की वजह से क्या होता है, हमारा मन विचलित होते रहता है। और इसीलिए पोएट सरोजिनी नायडू जी कहती है कि सुबह होते ही देरी नहीं करनी चाहिए, तुरंत काम पर लग जाना चाहिए। तो इसी तरह से ये आखिरी स्टैंजा था। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा ये पोयम और ये स्टैंजा। फिर से एक बार दोहराते स्टैंजा को। स्वीट इज द शेड ऑफ द कोकोनट ग्लेड एंड द सेंट ऑफ द मैंगो ग्रोव, एंड स्वीट आर द सैंड्स एट द फुल ऑफ द मून विद the sound of the voices we love, but sweeter, O brothers, the kiss of the spray and dance of the wild foam's glee. Row, brothers, row to the edge of the verge, where the low sky meets with the by Sarojini Naidu, the night angle of our country. So I hope you have understood this poem, students. Now let's see the appreciation of the poem. Before appreciation, we are going to see rhyming words and rhyming scheme. Rise brothers rise, the awakening skies pray to the morning light. यहाँ पर light शब्द है, नीचे night शब्द है, ये rhyming words, light night. दूसरा है free sea, ये rhyming words. Light A है तो night A है, फिर free B है तो C B है, तो यहाँ पे rhyming scheme क्या हो गया, A A B B. दूसरा स्टैंजा, call all, drives lives, यहाँ पर भी A A और बी बी राइमिंग स्कीम हुआ। थर्ड स्टैंजा, ग्रोव लव glee सी, अगेन ए ए and b b is the rhyming scheme of the third stanza. Now appreciation of the poem. Title of the poem is Coromandel Fishers. Name of the poet Miss Sarojini Naidu. Rhyming scheme AA BB. So I hope you have understood this poem, students. नाउ वी आर गोइंग टू सी फिगर ऑफ स्पीच। जैसा कि मैंने पढ़ाते वक्त आपको बहुत से फिगर ऑफ स्पीच के एग्जांपल दे दिए, लेकिन एक फिगर ऑफ स्पीच मैं आपको बताता हूँ, बाकी फिगर ऑफ स्पीच आप निकालें। द विंड लाइज asleep in the arms of the dawn like a child that has cried all night.
In the above line, the wind is compared to a child explicitly using the word like. So now students, once again, I would like to inform you, if you haven't subscribed our channel BMC Edu Hindi Standard 9 as yet, then please subscribe it as soon as possible. Like the video if you like, and if you like it more, then please do share our video. Thank you very much. Thank you, students. This was our today's lecture. And don't forget to press the bell icon as well as the subscribe button for more interesting videos. Thank you very much.